बादलों की परतों को चीरते हुए, जहां सूरज की किरणें भी झुककर सलाम करती थीं, वहीं बसी थी गॉड्स की दुनिया। ये कोई आम जगह नहीं थी। यहां जन्म लेने वाला हर बच्चा पैदाइशी गॉड होता था। लेकिन सिर्फ नाम के आगे गॉड लगा लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। यहां इज्जत कमानी पड़ती थी, अपनी ताकत साबित करनी पड़ती थी। हर गॉड का सपना होता था किसी यूनिवर्स का संरक्षक यानी गार्डियन बनना। इसी दुनिया में एक नाम था जो हर जुबान पर छाया हुआ था, द यंगेस्ट गॉड। इतनी कम उम्र में एक विशाल यूनिवर्स का गॉड बन जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ताकत ऐसी कि चट्टानें भी रास्ता दे दें, और खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। लाखों देवियां और अप्सराएं उसकी एक झलक पाने को बेताब रहती थीं। लेकिन वो तो बस एक ही नाम की माला जपता था, ईशाना। ईशाना, भला की खूबसूरत। वो उसी यूनिवर्स की प्रिजर्वर थी जिसका काम था पालन पोषण करना। हर यूनिवर्स का नियम था, 3 मुख्य गॉड्स, एक क्रिएटर यानी बनाने वाला, एक प्रिजर्वर यानी पालने वाला, और तीसरा डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक। और हमारा हीरो रुद्र वही डिस्ट्रॉयर था। उसका काम था संतुलन। जब पाप का घड़ा भर जाए तो उसे फोड़ना, जब कोई ग्रह बुराई का अड्डा बन जाए तो उसे मिटा देना। सुनने में कठोर लगता है ना, लेकिन रुद्र का दिल मोम सा था, सिर्फ ईशाना के लिए। उस दिन रुद्र पानी की गहराइयों में, दुनिया के शोर से दूर ध्यान में लीन था। पानी की लहरें उसे छूकर गुजर रही थीं। तभी उसके मन के किसी कोने में एक घंटी बजी, एक आत्म संदेश। रुद्र की बंद आंखें धीरे से खुलीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। संदेश ईशाना का था। उसने मिलने बुलाया था। ईशाना? रुद्र ने बुदबुदाया। एक पल की भी देरी किए बिना वो हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ एक बेहद खूबसूरत बागीचा था। हवा में फूलों की महक थी। ईशाना वहां खड़ी थी, हाथों में एक नन्हे सफेद खरगोश को थामे हुए। वो उसे प्यार से सहला रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। तभी पीछे से एक भारी लेकिन शरारती आवाज आई। तो मेरे हिस्से का प्यार अब इस खरगोश पर लुटाया जा रहा है। ईशाना के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से खरगोश को हरी घास पर छोड़ दिया और पलटी। सामने रुद्र खड़ा था। कपड़े साधारण है, लेकिन उसकी पीठ पर लटकी वो विशाल दिव्य तलवार बता रही थी कि वो कौन है, विनाश का देवता रुद्र। ईशाना दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। रुद्र ने भी अपनी बाहें फैला दी और उसे अपने सीने में ऐसे भींच लिया जैसे वो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेना चाहता हो। वो पल जादुई था। धड़कनें एक हो रही थीं। लेकिन तभी हवा का रुख बदला। रुद्र के चेहरे के भाव जो अभी प्यार में डूबे थे, अचानक बदल गए। उसकी आंखें फैल गईं। एक तीखा दर्द उसकी पीठ से होता हुआ सीधा दिल तक उतर गया। उसने ईशाना को खुद से अलग नहीं किया, बस अपनी कांपती हुई आवाज में जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए पूछा, आखिर क्यों ईशाना, क्यों? ईशाना ने उसे गले लगाए हुए ही अपनी पकड़ ढीली की और धीरे से पीछे हटी। उसके हाथ में वो खंजर था जो अब रुद्र के खून से सना था। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में प्यार नहीं, सिर्फ क्रूरता थी। उसने बेहद शांत और ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैं विवश थी रुद्र, मेरी मजबूरी थी। रुद्र का दिल शरीर के घाव से ज्यादा दर्द कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहरा सदमा था। तो वो सब झूठ था, वो कस्में, वो प्यार जो हमने महसूस किया। ईशाना की हंसी ने उस बागीचे की शांति को चीर दिया। प्यार? हाँ रुद्र, वो प्यार था, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे सपने उस प्यार से कहीं ज्यादा बड़े थे। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सीने से लगकर उसे सुकून मिलता था, उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। गॉड्स अमर होते हैं, लेकिन गॉड्स के हथियार ही गॉड्स की जान ले सकते हैं, और ईशाना ने वही किया था। धीरे धीरे रुद्र की पलकें भारी होने लगीं। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसकी आंखों में सवाल थे। और फिर उसका शरीर और उसकी वो विशाल तलवार हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। रुद्र मर चुका था, या शायद कहानी अभी शुरू हुई थी। 15 साल बाद एक नई दुनिया। रुद्र के जाने के बाद उसका सबसे पसंदीदा ग्रह, जिसे वो प्यार से नील ग्रह कहता था, पूरी तरह बदल गया। वो ग्रह जो कभी पहाड़ों, नदियों और हरियाली का स्वर्ग था, अब नर्क बन चुका था।
रुद्र की मौत के साथ ही वहां का संतुलन बिगड़ गया। वहां के जानवरों ने अचानक भयानक रूप ले लिया। वो अब जानवर नहीं, डीमन थे, बड़े, खूंखार और इंसानों के खून के प्यासे। गोलियां, मिसाइलें सब उन पर बेअसर थीं। रातों रात शहर शमशान बन गए, लाखों लोग मारे गए। डर का ऐसा साया फैला कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगने लगी थी। लेकिन इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मुसीबत के इसी दौर में कुछ लोग उभर कर आए, आम इंसान लेकिन शक्तियों के साथ। उन्हें हंटर्स कहा जाता था। उन्होंने डीमंस से लड़ना शुरू किया और बची कुची इंसानियत को उम्मीद दी। समय का पहिया घूमा। 15 साल बीत गए। अचानक एक घने जंगल के बीच एक लड़के की आंखें झटके से खुली। सांसें उखड़ी हुई, बदन पसीने और खून से लथपथ। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली। रुद्र, या अब हम कहें वो लड़का, अपनी हथेलियों को देख रहा था। ये हाथ मेरे नहीं है। ये शरीर इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है? यादें किसी तूफान की तरह उसके दिमाग में टकराईं। ईशाना का वो हंसता हुआ चेहरा, वो गले मिलना और फिर वो खंजर। उसका दिल नफरत और गुस्से से भर गया। इसका मतलब मेरी आत्मा तब से भटक रही थी और जैसे ही इसे ये नया शरीर मिला, इसने इसमें पनाह ले ली। उसने आसपास नजर घुमाई। जंगल खामोश था, लेकिन ये खामोशी जानलेवा थी। पास ही एक भारी भरकम जानवर के पंजों के निशान थे। जिस जानवर ने इस शरीर को लगभग मार ही डाला था, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। वो वापस जरूर आएगा अपने शिकार को पूरा खाने के लिए। रुद्र ने उठने की कोशिश की। हड्डियां चरमरा गईं, लेकिन वो खड़ा हुआ। सामने एक ऊंची दीवार थी। ये जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। शेल्टर, उसने बुदबुदाया। वो लंगड़ाते हुए घिसटते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन किस्मत भी उसका इम्तिहान ले रही थी। गेट ऑटोमेटिक था और लॉक था। तभी पीछे से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। गर्र। रुद्र ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एक डीमन, लाल टपकती लार और खूनी आंखों वाला एक दैत्याकार भेड़िया उसकी तरफ पूरी रफ्तार से भागता आ रहा था। रुद्र की धड़कनें तेज हो गईं। धत तेरी की, चाबी कहां है? उसने अपने पैंट की जेबें टटोली, खाली। अरे यार, इस लड़के के पास कुछ तो होगा। डीमन अब बस कुछ ही मीटर दूर था। उसकी मौत एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। अचानक उसका हाथ शर्ट की ऊपर वाली जेब पर गया। उंगलियों को कुछ सख्त महसूस हुआ। एक कार्ड। बिना एक पल गवाए उसने कार्ड को निकाला और गेट के सेंसर पर दे मारा। बीप। मशीन की ठंडी रोबोटिक आवाज आई। वेलकम मिस्टर ध्रुवांश। नाम सुनते ही रुद्र को झटका लगा। तो इस शरीर का नाम ध्रुवांश है? खैर, सोचने का वक्त नहीं था। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक गेट के खुलते ही रुद्र ने अंदर छलांग लगाई और तुरंत क्लोज बटन पर मुक्का मारा। उधर डीमन ने भी हवा में छलांग लगाई। वो रुद्र को अपने जबड़ों में दबोचने ही वाला था कि खचाक, भारी भरकम मेटल का गेट धड़ाम से बंद हो गया। डीमन का आधा शरीर बाहर रह गया और उसकी गर्दन गेट के बीच में आकर कट गई। उसका विशाल सिर लुढ़कता हुआ रुद्र के पैरों के पास आ गिरा। खून का फव्वारा छूट पड़ा। रुद्र वहीं जमीन पर बैठ गया, जोर जोर से हांफते हुए। बच गया। अभी उसने राहत की सांस ली ही थी कि हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। टिंग। बधाई हो, आपको लेवल 1 का एक डीमन मारने पर 5 डीमन पॉइंट्स हासिल हुए हैं। हाँ, ये क्या बला है? रुद्र ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसके सामने हवा में किसी वीडियो गेम की तरह एक नीले रंग की पारदर्शी स्क्रीन तैर रही थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्टेटस विंडो, लेवल 1 डीमन पॉइंट 05, लेवल 2 डीमन पॉइंट 00, लेवल 3 डीमन पॉइंट 00। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। डीमन पॉइंट्स रैंकिंग? उसे समझ आ रहा था, यह कोई आम दुनिया नहीं थी। यहां ताकत का खेल अब सिस्टम के जरिए चल रहा था। अगर उसे वापस गॉड बनना है, अगर उसे ईशाना से अपना बदला लेना है, तो उसे हंटर से हीरो और हीरो से गॉड बनना होगा। तभी पूरे शेल्टर में सायरन बजने लगा। वूं वूं, खतरे की घंटी। अलार्म की तेज आवाज ने उसके कानों के पर्दे हिला दिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका सिर चकराने लगा। नए शरीर की थकान और चोटों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। धम से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसकी आंखों में सवाल थे। ये लोग जो मान चुके थे कि ध्रुवांश मर चुका था, और वो सही भी थे। पुराना ध्रुवांश मर चुका था। अब जो वापस आया था वो एक सोता हुआ शेर था। रुद्र की आंखों के सामने पहले धुंधलापन छाया, फिर धीरे धीरे वो धुंध छटी
और एक सफ़ेद छत दिखाई दी। नाक में फिनाइल और दवाइयों की वही जानी पहचानी अजीब सी गंध घुस गई जो किसी को भी उदास कर दे। कानों में किसी मशीन की बीप बीप करने की आवाज आ रही थी। रुद्र ने अपनी उंगलियां हिलाईं। शरीर सुन्न था, जैसे बरसों से सोया हुआ हो। उसने धीरे से करवट ली और खुद को अस्पताल के एक सकरे से बेड पर पाया। तो मैं जिंदा हूं, उसने मन ही मन सोचा। यानी वो सपना नहीं था, मैं वाकई इस नश्वर शरीर में फंस गया हूं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर झटके से उठकर बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके आसपास डॉक्टर या नर्स कोई नहीं था, बस सन्नाटा था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वक्त था सवालों के जवाब ढूंढने का। कौन है ये लड़का? मैं यहां कैसे आया? और ये दुनिया, ये मेरी दुनिया से इतनी अलग क्यों है? जैसे ही रुद्र ने ध्यान लगाना शुरू किया, उसका दिमाग शांत हो गया। वो अब आत्म साधना कर रहा था। गॉड्स के लिए ये आम बात थी, लेकिन इस इंसानी शरीर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंधेरे में उसे एक छोटा सा रोशनी का बिंदु दिखाई दिया। ये ध्रुवांश की यादों का भंडार था। रुद्र ने उस रोशनी को छुआ और फिर यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। तस्वीरें किसी फिल्म की रील की तरह उसके दिमाग में चलने लगीं। बचपन, स्कूल, खिलौने और फिर गरीबी, संघर्ष और डर। रुद्र, जो कभी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता था, अब एक ऐसे लड़के की जिंदगी को जी रहा था जो अपनी क्लास में भी किसी से नजरें नहीं मिला पाता था। रुद्र को इस दुनिया का सच समझ आने लगा। ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। यहां ताकत ही सब कुछ थी। समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, ताकतवर और कमजोर। और इस बंटवारे का पैमाना था रैंकिंग। सबसे नीचे आते थे हंटर्स। ये वो लोग थे जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो किसी बड़े खतरे का सामना कर सकें। इनकी हैसियत बस मजदूरों जैसी थी। जान जोखिम में डालो, छोटे मोटे जानवरों को मारो और पेट भरने लायक कमाओ। और फिर आते थे हीरो। रुद्र के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई जब उसने ध्रुवांश की यादों में हीरो शब्द का मतलब देखा। हीरो मतलब भगवान, आज के जमाने के सेलिब्रिटी। वो हवा में उड़ते थे, आग फेंकते थे और डीमंस को ऐसे मसल देते थे जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। टीवी पर उनके इंटरव्यू आते, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके आगे पीछे घूमती और सरकार भी उनसे डरती थी। हीरोज का काम था शहर की ऊंची दीवारों के बाहर जाना और उन भयानक म्यूटेटेड जानवरों का शिकार करना। लेकिन वो ये सब समाज सेवा के लिए नहीं करते थे, वो ये करते थे क्रिस्टल्स के लिए। हर डीमन के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर होता था, क्रिस्टल। ये आज की दुनिया का सबसे कीमती ईंधन था। इससे गाड़ियां चलती थीं, हथियार बनते थे, यहां तक कि बिजली भी पैदा होती थी। जिसके पास क्रिस्टल, उसके पास पैसा। दिलचस्प, रुद्र ने सोचा। तो इस दुनिया में भी इज्जत ताकत से ही मिलती है, बस तरीका बदल गया है। लेकिन जैसे जैसे वो ध्रुवांश की यादों में गहरा उतरता गया, उसका दिल भारी होने लगा। उसे ध्रुवांश के दुख का एहसास हुआ। ध्रुवांश कोई शौक से हंटर नहीं बना था। 15 साल पहले एक भयानक दिन, सायरन की आवाजें, भगदड़ और एक खबर, पापा नहीं रहे। जानवरों के एक झुंड ने शहर की दीवार तोड़ी थी और उस हमले में ध्रुवांश के पिता मारे गए थे। उस वक्त ध्रुवांश छोटा था, अपनी मां के आंचल में छिपा रो रहा था। उस दिन के बाद से घर की जिम्मेदारी उसकी मां ने संभाली। वो एक बहादुर औरत थी, एक हीरो रैंक की योद्धा। उन्होंने अकेले दम पर ध्रुवांश और उसकी छोटी बहन को पाला। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले एक मिशन के दौरान एक जहरीले डीमन ने उन पर हमला कर दिया। वो बच तो गईं, लेकिन वो जहर आज भी उनके खून में दौड़ रहा था। डॉक्टर उसे स्लो पॉइजन कहते थे। वो धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा रहा था। रुद्र ने यादों में देखा ध्रुवांश का अपनी मां के बिस्तर के पास बैठकर रोना, अस्पताल के वो लंबे चौड़े बिल जिन्हें देखकर ध्रुवांश की रूह कांप जाती थी, और उसकी छोटी बहन जो अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर जाती थी ताकि भाई पर नए कपड़ों का बोझ न पड़े। पैसे, मुझे पैसे चाहिए। ध्रुवांश की आखिरी सोच यही थी जब वो उस जंगल में मरने के लिए गया था। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। कमरे में अभी भी सन्नाटा था, लेकिन अब रुद्र के अंदर एक तूफान था। उसे ध्रुवांश पर दया नहीं बल्कि गर्व हो रहा था। तू कमजोर था ध्रुवांश, लेकिन तेरा जिगर मुझसे भी बड़ा था। रुद्र ने धीरे से कहा, तेरा शरीर अब मेरा है और मैं वादा करता हूं, तेरी मां अब मेरी मां है, तेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं वो सब ठीक करूंगा जो तू नहीं कर पाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं फिर से अपनी ताकत पाऊंगा। हंटर से हीरो और हीरो से गॉड। ये सफर अब शुरू होगा। कुछ दिनों बाद धूप तेज थी और हवा में धूल का गुबार था।
एक विशाल लोहे का गेट जो आसमान को छूता हुआ लग रहा था, उसके सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। इस जगह का नाम था फैंटम सिटी। ये वो इलाका था जहां से असली खतरा शुरू होता था। शहर की सुरक्षा दीवारों के बाहर का वो हिस्सा जहां डीमंस का राज था। यहाँ सिर्फ वही आते थे जिनके पास जीने का कोई और सहारा न बचा हो, या फिर वो जो मौत से खेलने के शौकीन हो। भीड़ में ज्यादातर लोग अधेड़ उम्र के थे, मोटे पेट, थके हुए चेहरे और सस्ते कवच पहने हुए। ये सब लो रैंक हंटर्स थे। किसी बड़ी हंटिंग कंपनी ने एक मिशन के लिए दिहाड़ी पर इन सबको बुलाया था। माहौल में अजीब सी टेंशन थी। लोग बीड़ी पी रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे और अपनी सस्ती तलवारों की धार चेक कर रहे थे। सुना है इस बार हम रेड जोन के पास जा रहे हैं, एक ने डरते हुए कहा। अरे चुप कर, क्यों डरा रहा है सबको? दूसरे ने डांटा, लेकिन उसके माथे का पसीना बता रहा था कि वो खुद भी डरा हुआ है। इसी भीड़ से थोड़ा दूर एक लड़की खड़ी थी। उसने काले रंग का लेदर आर्मर पहना था जो उसके फिट शरीर पर जच रहा था। कमर पर 2 छोटे खंजर लटके थे। वो बाकियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। ना वो डरी हुई थी, ना ही थकी हुई। उसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल होगी। रुद्र की, यानी अब ध्रुवांश की नज़र अगर उस पर पड़ती तो वो ज़रूर उसकी तारीफ करता। उसकी आंखें उफ, तीखी, गंभीर और एक जुनून से भरी हुई। वो भीड़ का हिस्सा होकर भी अकेली थी। उसे देखकर लगता था कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद से आई है, शायद खुद को साबित करने या किसी बदले की आग में। तभी भीड़ में एक हलचल हुई। लोगों की फुसफुसाहट तेज हो गई। अरे वो देखो, कौन आ रहा है? ये तो वही है ना ध्रुवांश? हाँ, वही मनहूस। सुना है पिछली बार मरते मरते बचा था। सबकी नजरें एक दिशा में घूम गई। धूल के गुबार के बीच से एक लड़का धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा था। पतला दुबला शरीर, गोरा रंग, लेकिन नैन नक्श ऐसे कि अगर वो संवर जाए तो किसी हीरो से कम ना लगे। उसके माथे पर एक बड़ा सा बैंडेज था, बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी और गाल पर एक ताज़ा खरोच का निशान था। ये ध्रुवांश था, या यूं कहें ध्रुवांश के शरीर में रुद्र। उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था। नहीं, ये थकान नहीं थी, ये उस राजा की चाल थी जिसे अपने वजीर के कपड़े पहनने पड़ रहे हों। रुद्र अंदर ही अंदर खींच रहा था। उफ, ये शरीर कितना कमजोर है। सिर्फ यहां तक चलकर आने में ही मेरी सांस फूल रही है। 15 साल पहले मैं पलक झपकते ही यूनिवर्स पार कर लेता था, और आज ऑटो के पैसे बचाने के लिए मुझे पैदल आना पड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी घबराहट नहीं थी जो अक्सर ध्रुवांश के चेहरे पर होती थी। उसकी आंखों में एक गहरी, शांत झील जैसी खामोशी थी। वो उदास दिख रहा था, लेकिन ये उदासी उसकी माँ की बीमारी की थी, ना कि डीमंस के डर की। जैसे ही गेट के करीब पहुंचा, भीड़ में से एक आदमी निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। ये आदमी उम्र में 50 के करीब होगा, पेट बाहर निकला हुआ, मुंह में गुटखा चबाता हुआ और आंखों में एक कमीनी सी चमक। इसका नाम मिश्रा था, जो अक्सर नए लड़कों को तंग करके अपनी झूठी शान बघारता था। मिश्रा ने ध्रुवांश को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर एक भद्दी सी हंसी हंसी। अरे ध्रुवांश बेटा, तुम जिंदा हो? उसने अपनी आवाज जानबूझकर ऊंची रखी ताकि सब सुन सकें। आसपास खड़े कुछ लोग खीसे निपोरने लगे। मिश्रा आगे बढ़ा और ध्रुवांश के कंधे पर जोर से हाथ मारा, ठीक वहां जहां चोट लगी थी। कैसे हो मेरे शेर? और ये पट्टियां कैसी हैं? सुना है तुम फिर से किसी खरगोश या चूहे से पिटकर आ रहे हो? भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। क्या होगा अब आगे? क्या रुद्र इस कमजोर शरीर के साथ उन खूंखार डीमंस का सामना कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुद्र को अपनी मौत और ईशाना के धोखे के पीछे का असली सच पता चल पाएगा? सवालों के जवाब, साजिशों की परतें और एक्शन का तूफान बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ध्रुवांश, द राइजिंग ऑफ डिस्ट्रॉयर।